सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमी का समष्टि अर्थशास्त्र का सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए और क्यों, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। हम सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तु कहते हैं जिनकी जो कीमत का निर्धारण बाजार कीमत के द्वारा नहीं होता। इनकी जो संतुलन कीमत व संतुलित मात्रा है वो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच समव्यवहार से भी नहीं होती। जैसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, सड़क, लोक प्रशासन इत्यादि। सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए। कई कारण हैं, क्योंकि इन वस्तुओं का लाभ किसी उपभोक्ता विशेष तक सीमित नहीं रहता है, इसका लाभ सबको मिलता है। जैसे सार्वजनिक उद्यान में वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जाएं, सभी को लाभ मिलेगा। इसके लिए कोई इसका भुगतान करे चाहे ना करे। और सार्वजनिक वस्तुओं पर शुल्क लगाना कठिन कहें असंभव हो, उसे मुफ्तखोरी की समस्या भी कहा जाता है। कुछ वस्तुएं अजब होती हैं, अर्थात भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को इसके उपयोग से भी वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारे HPCL का है विशाखापट्टनम गवर्नमेंट ने सड़क में अच्छे अच्छे पौधे लगाए हैं, वहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनको वायु प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। सार्वजनिक क्षेत्र का काम हो गया। कोई मैं तो आज तक पैसे नहीं दे गवर्नमेंट को, निकल गया बच तो रहा हूँ, पैसे तो ले रहा हूँ उससे, क्योंकि इतना उससे करेगा, उस फैक्ट्री ने प्राकृतिक ने इतना प्रदूषित कर दिया है। ये बात है। और सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी कभी नहीं होती। ये नहीं कि एक व्यक्ति ने व्यक्तियों को भोग को कम किए बिना इसका भरपूर उपयोग कर सकते, यानी कि हम उपयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगी। नहीं, हम भी कहेंगे तुम भी करो, आते बनी रहेंगी। वो सार्वजनिक वस्तुएं उधर ले बैठे हो, तुम बैठोगे तो सही है, हम बैठेंगे तो खत्म हो जाएगी। क्या देर की सीट कट जाएगी, खत्म गल जाएगी। नहीं ना, सभी बैठते हैं ना, आज ही बैठो कल बैठोगे, ये बात है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर बताइए। जो राजस्व व्यय है सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष में की जाने वाली उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है और न ही देनदारियों में कमी आई है। ये राजस्व व्यय बार बार करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, आर्थिक सहायता, सामाजिक आर्थिक सहायता पर किए जाने वाले खर्चे, सरकारी ऋणों पर ब्याज अदायगी, ये राजस्व व्यय में आता है। पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय जो है सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले अनुमानित व्यय से, जिसके फलस्वरूप या तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या देनदारियों में कमी आती है। ये भुगतान एक बार करने वाले प्रकृति के होते हैं। सरकार भूमि खरीद, इमारतों, सड़कों, रेल, मेट्रो ट्रेन, पुल का निर्माण, जैसे सरकार को देगा ऋणों का भुगतान और सार्वजनिक उद्यम शुरू करना इत्यादि है। दोनों को अंतर समझिए। राजस्व व्यय ये होता है, वो एक ऐसा व्यय है, अनुमानित व्यय है, इसमें सरकार को कुछ नहीं मिलता है और ना ही सरकार की कोई भी संपत्ति का निर्माण होता है। और जिनको देनदारी चल रही हैं उनमें कोई कमी भी नहीं आती, वो राजस्व व्यय है। अब पूंजीगत व्यय में आपने किसी पुल के लिए पैसा पास कर दिया तो सरकार की परिसंपत्ति को निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, तो वो पूंजीगत व्यय हुआ। और जो पैसा दिया गया है
वो राजस्व व्यय से दिया जाएगा। राजस्व व्यय में क्या, किसी की पेंशन जा रही है, उसमें पेंशन वाला कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा ना, तो राजस्व व्यय है। और पूंजीगत व्यय क्या, पुल बनाने के लिए पैसा चला गया, मेट्रो का टेंडर पास हो गया, तो वो पूंजीगत व्यय है। समझ गए दोस्तों, कोई ज़मीन खरीदी गवर्नमेंट ने, कहा उसमें पार्क बनाएंगे बढ़िया सा, तो वो पूंजीगत व्यय हो गया। ओके, राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता क्यों होती, समझाइए। ये कहना बिल्कुल उचित है कि राजकोषीय जो घाटा है सरकार को हमेशा ऋण की आवश्यकता होती है, कि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। क्या है, आपका कुल व्यय राजकोषीय घाटे में कितना खर्च किया, अब आपने क्या क्या प्राप्त किया, कहाँ से राजस्व को प्राप्त किया, गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां कहाँ की, दोनों को जोड़ दिया आपने, कुल व्यय से माइनस कर दिया, तो वो आपका आ गया घाटा। और दोहरे लेखांकन प्रणाली के अनुसार सरकार का कुल व्यय और कुल प्राप्तियां बराबर होनी चाहिए, जितना व्यय किया उतना प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि सरकार ने जो खर्च किया है उसका भुगतान तो इसे करना ही होता है, चाहे वो ऋण लेकर करे या नए नोट छापे, और जब नए नोट छापे तो उसे वित्त की घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। अतः राजकोषीय घाटा सरकार की कुल ऋण ग्रहण की आवश्यकता के बराबर होता है। तो दोस्तों, राजकोषीय घाटा ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां वही है। अब राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में क्या अंतर है। जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो, तब जितनी राजस्व प्राप्ति हुई नहीं उससे ज़्यादा व्यय हो जाए तो राजस्व घाटा कहलाता है। तो राजस्व घाटा इज इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। और राजकोषीय घाटा क्या है, दूसरी ओर बजट के अंतर्गत जब कुल व्यय हो और कुल प्राप्तियों से अधिक हो तो उस अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण से सृजित प्राप्तियाँ, वो राजकोषीय घाटा हो गया। ये सब क्वेश्चन है, इनका कोई यूज नहीं है हमारे उसमें चैप्टर में। जो इम्पोर्टेंट वही मैं आपको समझाऊंगा। निरपेक्ष मूल में कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से छोटा क्यों होता है। जो कर गुणक होता है माइनस बी अपन वन माइनस बी, कि सरकारी कर गुणक होता है वन अपन वन माइनस बी, बी सदैव एक से कम होता है। समझिए दोस्तों, सरकारी घाटे और सरकारी ऋण ग्रहण में क्या संबंध है। तो सरकारी घाटा है एक वर्ष में व्यय के लिए सरकार द्वारा लिए गए आवश्यक ऋणों की मात्रा को उजागर करता है, आवश्यक ऋणों की मात्रा को उजागर करता है, शो करता है जो सरकार द्वारा लिए जाते हैं। सरकार द्वारा अगर अधिक ऋण लेने का अर्थ है कि भावी पीढ़ी के उपकरण और ब्याज का पुनर्भुगतान करने का भार अधिक हो। जब प्रतिवर्ष जब ये ऋण भार अधिक हो जाते हैं तो क्या होता है, भावी पीढ़ियों को संसाधन कम मिलते हैं और यही निश्चित रूप से वृद्धि की प्रक्रिया में एक प्रतिबंधक रूप में कार्य करती है। बोलिए दोस्तों, और विशेषता जब सरकार गैर उत्पाद के उद्देश्य के लिए ऋण ले ले, ये है आपका सरकारी घाटा। घाटा ये कि आपको जब ऋण की मात्रा उजागर ही हो रही है, सरकार द्वारा जो ऋण लिया गया है एक वर्ष में व्यय किया गया है होगा, अब भावी पीढ़ी के लिए कुछ ना बच पाया, भार अधिक हो जाए ऋण का, प्रतिवर्ष भार अधिक होता जाए, सरकारी ऋण ग्रहण हो जाता है। क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है, व्याख्या कीजिए। हाँ, सार्वजनिक जो ऋण है वो एक बोझ बनता है क्योंकि आवृत्ति उधार भावी पीढ़ी के लिए राष्ट्रीय ऋणों को संचित करती है। अब जब भावी पीढ़ी को एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मिलती है तो सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय सकल उत्पाद की वृद्धि निरंतर कम होती है। तो क्या होता है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा ऋणों के पूर्व भुगतान या ब्याज भुगतान के लिए लग जाता है, ऋण ही अदा करता रहता है और घरेलू निवेश निचले स्तर पर पहुंच जाती है, यही होता है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा राजकोषीय घाटा होने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जहां एक दुष्चक जन्म ले लेता है। कहने का मीन्स है कि पहले से ही ऋण हो गया है तो हमारी जो जीडीपी बढ़ी, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा,
वो उसी को बैलेंस करने में लग जाता है। जब उसी को बैलेंस करने में लग जाता है तो जो हमारा वैल्यू निवेश है वो निचले स्तर पे पहुंच जाता है। तो प्राप्तियां संकुचित होने लगती हैं, व्यय में विस्तार होने लगता है, राजकोषीय घाटा बढ़ने लगता है, और राजकोषीय घाटा बढ़ने से सरकारी व्यय का एक बड़ा हिस्सा कल्याण संबंधी व्ययों पर खर्च करना पड़ता है। क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फीतिकारी है? हमेशा स्फीतिकारी हो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर राजकोषीय घाटे का उपयोग उत्पादक क्रियाओं के लिए किया गया हो तो अर्थव्यवस्था में या वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि तो हो, ये संभव है। लेकिन राजकोषीय घाटा स्फीतिकारी सिद्ध ना हो, परंतु वास्तव में सरकार द्वारा किया जाए तो उधार का एक महत्वपूर्ण संगठक क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगर समाज अर्थव्यवस्था में कहीं उसका निवेश किया गया है वो तो एक ना एक दिन फल देगा। जो फल देगा तो उसको सरकार को लाभ भी मिलेगा। तो हमेशा स्फीतिकारी हो राजकोषीय घाटा, यह आवश्यक नहीं होता है। और जब मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में भी वृद्धि होती है, और जब कीमत स्तर में साधारण सी वृद्धि होती है तो उच्च लाभों के द्वारा अधिक निवेश को प्रेरित कर सकती है। परंतु जब कीमत वृद्धि का स्तर भयपद सीमाओं तक बढ़े तो कई कारण हैं। आगतों को लागतों में वृद्धि और मुद्रा की गिरती क्रय क्षमता के कारण समग्र मांग में कमी होती है। और जब आगतों की लागतों में वृद्धि तथा समग्र मांग में कमी एक साथ मिलकर निवेश में कमी करें, जब निवेश में कमी हो गई तो सकल घरेलू उत्पाद में कमी होगी। जब सकल घरेलू उत्पाद में कमी होने से क्या होगा? अपस्फीति भी हो सकती है और आर्थिक मंदी भी आ सकती है। घाटे में कटौती के विषय में विमर्श कीजिए। करों में वृद्धि हो जाती है, व्यय में कमी। तो कहता भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर ज़्यादा भरोसा करती है। इसी कारण है कि प्रत्यक्ष कर अपनी प्रकृति में प्रतिगामी होता है और सभी आय समूह के लोगों पर समान रूप से पड़ता है अप्रत्यक्ष कर। और व्यय में कमी का सरकार ने घाटे में कटौती के लिए सरकारी व्यय को कम करने के लिए कटौती पर बल देती है। सरकार के कार्यकलापों को सुनियोजित कार्यक्रमों और सुशासनों के माध्यम से संचालित करने से ही सरकारी व्यय में कटौती होती है। जैसे क्या सरकार क्या करेगी? कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, निरंतर निवारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को रोक देगी, तो उससे अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। तो ये है, तब पूर्व निर्धारित स्तरों पर भी व्यय में वृद्धि ना हो करने से सरकार स्वयं पर प्रतिबंधों का आरोपण करने लगती है। उससे टॉपिक थोड़ा सा कठिन था, मैंने आपसे पढ़ के आपको समझाया है और थोड़ी बहुत बातें समझाई हैं। वो इसीलिए टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको लिखने में आसानी रहे। आप लोग हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।